अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम वेव इक्वेशन बनाएंगे। हम वहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक मैथमेटिकल टूल भी देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। आज की मेन हेडिंग है ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जनाब हमने मैकेनिकल वेव्स के अंदर वेव इक्वेशन बनाई थी जिसमें आपके पास जो पोजीशन थी वो एक्स और टी का फंक्शन थी। यानी कि आप जो वाई हाइट देखते थे, जो किसी वेव की जो वेरिएशन थी वो एक्स और एक्सिस और टाइम के लिहाज से देख रहे थे। तो तब जो आपने टूल बनाया था वो था पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी। तो ये चीज आपकी क्या कहलाई थी? वेव इक्वेशन कहलाई थी। यहाँ पे v किसको जाहिर करता है? स्पीड ऑफ प्रोपगेशन वेव को जाहिर कर रहा है। अब ऐसा ही मुझे कुछ बनाना है, मगर किसके लिए बनाना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बनाना है। तो जनाब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझते हैं पहले, तो जनाब देखिएगा जरा कि तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई जा रही है जिसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे है, बी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जी एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक होगी बात? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ई और बी एक्स के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे हैं। यानी आपके पास ई और बी में जो वेरिएशन आएगी वो एक्स के परपेंडिकुलर होगी और वो फंक्शन ऑफ एक्स और टी के लिहाज से। यानी आप एक्स एक्सिस पे जब आप चलेंगे तो देखेंगे कि ई और बी में कितना बदलाव आया, कितने टाइम पे आया। तो इसका मतलब अब आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स और टी आ गए। ठीक बात समझ आ रही है आपको? तो अब इसका मतलब अब मुझे दो प्लेन्स के अंदर वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपको एक पॉइंट दिखा दिया गया पी पॉइंट। ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से मुझे वेव जब पास करेगी तो मुझे इसको अब स्टडी करना है। मैंने अपने लिए एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया। ठीक है जनाब। तो अब आप यहां पे देखें तो आपको एक्स वाई प्लेन दिख रही है और वाई जेड प्लेन दिख रही है इस तरह। अब आपने जो चीज देखनी है उसमें आप पहले एक्स वाई प्लेन को देखें। जहां पे कर्सर है जरा ये देखें, क्या ये वाला जो पोर्शन है क्या ये आपको एक्स वाई प्लेन में दिखाई देगा? इस प्लेन में अगर आप एक पॉइंट देखते हैं, यहां पे लेट से मैं डिस्कस करता हूं, बी डॉट है। डॉट का मतलब क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। और यहाँ पे ई ऊपर की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नजर आ रहा है? तो ई अपवर्ड है और बी आपका डॉट है। ये मैं किस प्लेन की बात कर रहा हूं? एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब अगर आप एक्स जेड प्लेन को देखो तो ये टॉप पे जो बॉक्स का टॉप सा बना हुआ है, क्या ये आपको एक्स जेड प्लेन के अंदर दिख रहा है? अगर आप यहां पे पैच देखें तो बी ई अब आपका डॉट है और बी आपको बाहर की जानिब आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह नीचे की जानिब आता दिखाई दे रहा है। तो जनाबे वाला अब ये चीजें बस ये फिग आपने याद रखनी है। ये फिग मैं आगे भी शो कर दूंगा। मगर अब आपने क्या करना है कि जनाब पहले अब आपने बारी बारी पहले एक्स वाई प्लेन को स्टडी करना है, फिर आपने वाई जेड प्लेन को स्टडी करना है और देखना है कि आया दोनों सूरतों में इक्वेशन सही बन रही है, सेम बन रही है। तो ये चीज अब हम स्टडी करने चाहेंगे। तो पहले देखते हैं जनाब एक्स वाई प्लेन में, तो इसको साथ इसके मैच कर लें। अब आप देख सकते हैं डी एक्स विड्थ है, एच उसकी हाइट दिखाई गई है। तो इसी फिग को थोड़ा आसान बना दिया गया यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे बी देखो डॉट था बाहर की जानिब, तो क्या बी बाहर की जानिब आता दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ई देखो ऊपर की जानिब जाता दिखाई दे रहा था, तो क्या ऊपर की जानिब जाता दिखाई दे रहा है? तो क्या आपको समझ आ रही है कि आपने इस प्लेन में से जिसे आपने एक्स वाई प्लेन कहा था उसी को समझा इस तस्वीर के अंदर? तो बी आउट ऑफ द प्लेन है। जैसे आप डॉट देख रहे हो, बी यहाँ पे किस सूरत में है? डॉट्स की सूरत में है। और ई किस सूरत में है? अपवर्ड है। तो ये चीज बना दी गई। ठीक है, अब आपको डीएक्स की भी समझ है, अब आपको एच की भी समझ है। तो हमने पी पॉइंट देख लिया। अब यहां से अगर बी पास करेगा, जाहिर है बी अब मूव कर रहा है एक्स के साथ, तो बी में बदलाव आएगा। अब हम जानते हैं जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से गुजरेगा इस पैच में से और उसमें बदलाव आएगा,
तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे क्या इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब फैराडे लॉ कहता है ये सारा कुछ, तो इसका मतलब वहां पे ई पहले से थी और साथ में कुछ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का इजाफा हो गया क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस भी हुई है वहां पे। तो अब दो तरह की फील्ड वहां पे मुझे देखनी है, एक ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वेव का था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट बनेगा जो वेव की वजह मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के बदलाव की वजह से इंड्यूस्ड हुआ। तो अब ये दोनों जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ये दोनों अलोंग साइड एच वाले साइड पे दिख रहे हैं आपको, ठीक होगी बात। तो एच के पैरेलल में है ये, डीएक्स के परपेंडिकुलर है ये चीज, ठीक है बात। तो जनाबे वाला अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अब जरा इस चीज को फर्दर देखते हैं कि अगर इसकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब आपने क्या सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी जब पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां से पास करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ये मैग्नेटिक फील्ड अब जो जा रही थी ये किस एक्सिस की जानिब थी, पॉजिटिव जी की जानिब थी। और हम कहते हैं ये डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जब गुजरेगी तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका मतलब फील्ड कम हो रही है तो फ्लक्स भी कम हो रहा है। अब अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो वहां पे लेंजिस लॉ आ जाएगा। लेंजिस लॉ कहेगा कि जो फ्लक्स के कम होने से फील्ड बनी वो फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को कम होने से रोकेगी, तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक खुद से कंपोनेंट बनाएगी जो किस सिमत में होगा, पॉजिटिव जी की सिमत में होगा। तो लेंजिस लॉ समझ आया कि अब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा था, वहां पे फ्लक्स में बदलाव आया, लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ आ गई, ईएमएफ ने लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग अपनी काज को अपोज करना था, तो वो अब उस सिमत में एक फील्ड बनाएगी ताकि फ्लक्स को कम होने से रोका जाए, क्योंकि काज क्या थी, फ्लक्स का कम होना। तो लेंजिस लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ अपनी काज को अपोज करती है, तो अब वो अपोज कैसे करेगी, उसे कम होने से रोकेगी, तो वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो किस सिमत में होगी, पॉजिटिव जी की सिमत में होगी। समझ आ गई। तो ये लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको समझ आ गई बात। अब इसी बात को फर्दर समझते हैं। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एक पॉजिटिव जी की सिमत में मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। ये तभी मुमकिन है अगर वहां पे काउंटर क्लॉकवाइज करंट चले ताकि एक मैग्नेटिक फील्ड बने जिसका रुख पॉजिटिव जी की जानिब हो। अब वहां पे कोई कंडक्टिंग लूप तो नहीं है, मगर हम एनालिसिस से ये चीज शो कर सकते हैं कि ई और डीई इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे। तो अब आप देखो जरा, E प्लस डी का वेक्टर बड़ा दिखाया है, इसका ना ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर टू E। ये तब भी बड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई और जो ऑलरेडी फील्ड थी वो मिलके बड़ा कंपोनेंट बन गए। तो अब इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्ट करेगी किस सेंस में, काउंटर क्लॉकवाइज। यानी आपके पास अगर ये बड़ा ना होता तो वो काउंटर क्लॉकवाइज तो ना जाती। तो अब आपके पास फैराडे लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस बराबर है किसके, माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी के। अब अगर आप यहां से ई डॉट डी एस देखते हो तो आप में टॉप और बॉटम का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो इसका मतलब ई डॉट जो डी एस होगा वो पैरेलल साइड्स की वजह से ही आएगा। पैरेलल साइड में एक तरफ ई एच है, ई प्लस डी एच है, चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाने वाले हैं तो एक साथ में बीच में माइनस आ गया। तो ये फैक्टर चूंकि डोमिनेंट कर रहा है ई प्लस डी एच और माइनस में आ जाएगा ई एच। यहां से इसे सॉल्व करते तो एच डी ई ही बचता आपके पास, जिसे आपने इक्वेशन 2 कह दिया है। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए। अगर आप इस पैच का एरिया निकालते तो डी एक्स इंटू एच क्या आ जाता है, एच डी एक्स आ जाता। तो ये फ्लक्स आ गया। पहले आपने इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड मालूम किया, मैं राइट साइड मालूम करना चाहता हूं। तो आप फ्लक्स को चेंज देखो, डी ओवर डी टी, इसमें वैल्यू प्लेस कर दो। अब आपके पास इक्वेशन की दोनों साइडें मौजूद हैं, 2 और जो 3 है इसे इक्वेशन 1 में प्लेस किया जा सकता है। जब आप इक्वेशन 1 में प्लेस करोगे तो आपके पास एच एच से कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स को दूसरी तरफ ले आओ, डी ई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस डी बी ओवर डी टी। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसाइडल वेरिएशन शो कर रहा था बी भी, तो आप इसे ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कह सकते हो, बी इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कह सकते हो, क्योंकि दोनों साइनोसाइडली वेरी कर रहे थे। तो अब यहां से अगर आप डी ई ओवर डी एक्स निकालते हो और डी बी ओवर डी टी निकालते हो तो अब आपके पास आपको क्या ज्यूम करना पड़ेगा कि आपके पास टी यहां पे कांस्टेंट है। जब आप इसे
एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करोगे तो टी कांस्टेंट है, जब आप इसे टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब आप इसमें चूंकि आप पूरा नहीं ले रहे, पार्शियल डेरिवेटिव, एक पैच कंसीडर कर रहे हो, एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, तो हम पार्शियल कंसीडर करेंगे। पार्शियल ई ओवर पार्शियल एक्स बराबर देगा माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। दोनों वैल्यूज अब जरा चेक करते हैं। अब आपके पास ई की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, तो पार्शियल ई ओवर पार्शियल एक्स लेंगे तो के ई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी लेंगे तो वो वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो अब आपके पास क्या है जनाब, चूंकि आपने अब एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशियल कॉस आ जाएगा, के एक्स का डिफरेंशियल उठाएंगे तो के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप चूंकि टी के लिहाज से डिफरेंशियल कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशियल कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ओमेगा टी है तो माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपके पास पार्शियल ई ओवर पार्शियल एक्स भी है, पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी भी है। इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यूज प्लेस कर देते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ओमेगा बाई के आ जाएगा, और इससे हम जानते हैं ओमेगा बाई के सी के बराबर होता है। तो अब ये इक्वेशन नंबर अब आपके पास 6 बन चुकी है। अब ये जो आपने इक्वेशन देखा था, ये आपने कौन सी प्लेन देखी थी, एक्स वाई प्लेन में देखा था। अब अगर आप एक्स जेड प्लेन देखते तो एक्स जेड में ई आपका अपवर्ड था, बी आपका आउट ऑफ द प्लेन था। आपने ये पहले बॉक्स में देख लिया है, आप पीछे देख सकते हैं। तो अब इसका मतलब जब हम यहां से एक्स से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव आएगा वहां से। तो अब मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन कहता है कि वहां पे इंड्यूस ईएमएफ अपीयर होगी, तो वो इंड्यूस ईएमएफ अब आपके पास परपेंडिकुलर होगी। तो आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो ये दोनों फील्ड इन फेज होंगी। तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिक्रीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अब आपके पास बॉक्स में क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब ये चीज समझने वाली है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो बी की ओरिएंटेशन में ही होगा। तो एक बी वहां पे पहले से बी प्लस डेल्टा पी का एक फैक्टर आएगा जो एक साइड बढ़ा देगा, तो इसका ना बी प्लस डेल्टा पी ग्रेटर हो जाएगा किससे, बी से। ठीक होगी बात। तो अब मैक्सवेल का लॉ क्या है, वो है बी डॉट डी एस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई ओवर डी टी है। अब आपके पास जाओ, इसके बॉक्स हैं जो उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, हमने डॉट प्रोडक्ट ही देखना है। तो बी का dx के साथ कोई नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका ना h के साथ ही इसकी कंट्रीब्यूशन आएगा जो इसके पैरेलल में है। तो अब आप इसमें ओनली लॉन्ग साइड्स यानी कंट्रीब्यूट करेंगी जो हमने देखा है। तो आप फ्लक्स देखेंगे फाई ई और फाई बी का, तो आप देखोगे कि आप काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई डॉट डी एस पी एस है, जबकि बी डॉट डी एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज लेके चलोगे तो वो अब आप नेगेटिव जी की जानिब जाना चाहोगे। ठीक है जनाब। तो अब आपके पास कंपैरिजन में आपको समझ आ जाएगा जब आप इक्वेशन 8 के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो अब आपके पास जो फाई ई और फाई बी है वो चेंज कर रहे हैं टाइम के लिहाज से, तो दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट सिंक में होते हैं। तो इसका मतलब जो इंटीग्रल आ जाएगा माइनस बी प्लस डी एच प्लस बी एच आ जाएगा, तो माइनस एच डी बी आ जाएगा। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जानते हो, ई डॉट डी ए, वहां से एरिया की वैल्यू लगा दी। अब आप इसकी वैल्यू डी ओवर डी टी से ले लोगे। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 7 में प्लेस कर दो, वहां से आप डी बी ओवर डी एक्स कर दो और आपके पास एच एच से कैंसिल हो जाएगा, डी ई ओवर डी टी। इसी तरह बी का आप ई की वैल्यू आप जानते हैं, ई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो ई को टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, बी को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। जब आप बी को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो टी कांस्टेंट है, जब ई को टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो तब आपके पास एक्स कांस्टेंट है, जब एक्स के लिहाज से करेंगे तो टाइम कांस्टेंट आएगा। तो उसी तरीके से सिंपल सिंपल डिफरेंशियल है, जो वैल्यू आएंगी उसको इक्वेशन नंबर 10 में प्लेस कर देंगे। अब आप यहां से नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे। ये सारी चीज ओमेगा बाई के हम सी पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब सी बराबर आ जाएगा। अगर यहां से देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए, जो हमने इससे पहले इक्वेशन 6 बनाई थी तो वो भी सारी सी के बराबर थी। तो अब आपके पास यहाँ से सी स्क्वायर बन जाएगा, 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, सी की जो वैल्यू आती है इन फ्री स्पेस वो आती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सवेल ने बुनियादी तौर पे प्रेडिक्शन की थी रेडियो वेव से।
भी पहले कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो आपके पास उसकी जो ये प्रेडिक्शन थी, उसने एक स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया, क्योंकि विजिबल लाइट का तो था ही ना पहले, तो अब रेडियो वेव्स भी इसी में शुमार हो गई। तो इसका मतलब रेडियो वेव्स के आने से पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की काफी सारी वेरिएशन आती है। तो ये एक तरह से स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट बना था, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मैक्सवेल की प्रेडिक्शन में। तो जनाब ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी के लिए गए, हमने उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन को अलग अलग देखा, पहले एक प्लेन में, फिर दूसरी प्लेन में, फिर उनके आंसर्स को आपस में कंपैरिजन किया, वहां से हमें स्पीड ऑफ लाइट का जो मैथमेटिकल टूल है वो मिल गया। तो ये जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।